नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर हम देख रहे हैं। प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर हम देख रहे हैं। सबसे पहले निर्देश दे रखे हैं, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 1 है, अपना सही विकल्प का चयन कर लिखिए। स्वयं प्रकाश ने संपादन किया, तो स्वयं प्रकाश ने वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे, तो परशुराम क्रोधित हो उठे थे। ले, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं, तो छंद कहते हैं। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, तो व्यंग्य विधा है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारी समास कहते हैं। हिरोशिमा कविता ली गई है, तो हिरोशिमा कविता जो है काव्य संग्रह से ली गई है। अरि ओ करुणा प्रवाह में काव्य संग्रह से। तो उत्तर हो जाएगा इसका। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न है अपना, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं, तो रिक्त स्थान में लकड़ी हो जाएगा। अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती है, तो दृश्य काव्य में होती है, तो रिक्त स्थान में दृश्य आ जाएगा। वीर भयानक एवं रौद्र रस में गुण होता है, तो वीर भयानक एवं रौद्र रस में ओज गुण होता है, तो ओज आ जाएगा। बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ है, तो प्रभु मिलन का हुआ है, तो रिक्त स्थान में प्रभु मिलन आ जाएगा। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, तो उसे स्वर संधि कहते हैं, तो रिक्त स्थान में स्वर आ जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की विधा में लिखा गया है, तो यात्रा वृत्तांत, तो रिक्त स्थान में यात्रा वृत्तांत आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो यह असत्य है। निराला पूंजीवाद के विरोध में थे। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो यह भी असत्य है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो यह सत्य है। सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है, तो यह सत्य है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक रहती है, तो यह असत्य है, सकर्मक भी रहती है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है, तो यह असत्य है, क्योंकि हिरोशिमा की जो घटना है विज्ञान का दुरुपयोग है। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। उत्साह, तो उत्साह जो है इसकी सही जोड़ी होगी निराला। उत्साह जो पाठ है निराला ने लिखा है। अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध जहाँ होता है वहाँ पर अनुयोक्ति अलंकार होता है, तो 2 नंबर पर आ जाएगा। एक कहानी यह भी, तो एक कहानी यह भी जो पाठ है यह लिखा है मन्नू भंडारी ने। उसके बाद में लोकोक्ति, तो लोकोक्ति को कहावत कहते हैं, ये 4 नंबर की सही जोड़ी हो जाएगी। रास्ता दिखाने वाला, तो रास्ता दिखाने वाले को बोलते हैं मार्गदर्शक, तो 5वें की सही जोड़ी आएगी। खेदुम, खेदुम का अर्थ होता है देवी देवताओं का निवास, तो यह 6ठी की सही जोड़ी हो जाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा का हित एवं अन्याय से छुटकारा दिलाना है। दूसरा प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम यह परिभाषा पंडित जगन्नाथ ने दी है। पूरा लिखें आप एक वाक्य में जैसा मैं बोल रहा हूँ। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। लास्ट में पूर्ण विराम लगाएं। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए, तो महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लक्षणा शब्द शक्ति है। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, अमोला किसे कहते हैं, तो आम के उगते हुए पौधे को अमोला कहते हैं ना, आम का उगता हुआ पौधा अमोला कहलाता है। छठा प्रश्न है, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे। तो अपने 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। अब हम 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा प्रगतिवादी काव्य के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना के नाम सहित लिखिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा, नई कविता की 2 विशेषताएं है ना। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। दूसरी विशेषता, प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया। तीसरी विशेषता,
बिंब, इस युग के कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की। इसके अलावा आपने अन्य सही विशेषता लिखी होंगी तो आपको नंबर मिल जाएंगे। 3 विशेषताएं ये भी सही है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा था प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं रचना 1। तो सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना है युगवाणी, ग्राम्या भी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है कुकुरमुत्ता। शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है हिल्लोल और जीवन के गान। तो रचना दे रखी है, तो आपको एक एक रचना लिखनी है। आप देख सकते हो तीनों कवि के नाम सा से स्टार्ट हैं। इसमें सु ना, फिर सु, फिर सी। प्रश्न क्रमांक 7 है अपना सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखी। तो सूरदास जी की आप 2 रचनाएं लिखनी थी, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। भाव पक्ष, तो भाव पक्ष देख लेते हैं हम सूरदास जी का। ये सूरदास जी का भाव पक्ष हो जाएगा। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लोकरंजक लीलाओं का चित्रण किया है। विनय, माधुर्य एवं साक्ष्य भाव की भक्ति का मिश्रण सूरदास जी के काव्य में है। इनके काव्य में सभी रसों का सुंदर प्रयोग हुआ है, किंतु वात्सल्य और श्रृंगार रस की छटा सर्वत्र दिखाई देती है। इतना भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर रचना का है, 1 नंबर भाव पक्ष का। प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा में नागार्जुन का था, तो नागार्जुन की 2 रचनाएं और भाव पक्ष देखते हैं। तो ये नागार्जुन की रचनाएं दे रखी हैं यहाँ पर बहुत सारी, युगधारा, उसके बाद में उग्रतारा और प्यासी पतराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, गुलाबी चूड़ियाँ, है ना। इनमें से आप कोई सी 2 रचना लिख सकते हो। और ये नागार्जुन जी का भाव पक्ष हो जाएगा। नागार्जुन लोक जीवन से जुड़े हुए कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण के साथ साथ जीवन के यथार्थ का भी वर्णन हुआ है। उनके काव्य में भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों का सहजता से वर्णन हुआ है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है अपना परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, लिखी। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हम एक साथ देखते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। भैया राम ने नया समझकर इस धनुष को हाथ लगाया, हाथ लगाते ही यह टूट गया। दूसरा लिख सकते हो आप कारण, जीर्ण शीर्ण इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। हमने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। तो यह प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल एक क्रांतिकारी की तरह बदलाव लाने का संकेत देता है। नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है। पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। गर्मी से तप्त धरा पर बरसकर उसे शीतलता प्रदान करने का संकेत देता है। तो यह प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए। अथवा मर्यादा न रही के माध्यम से कौन से मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा। कवि के अनुसार नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के श्रम का परिणाम और पानी, मिट्टी, धूप, हवा का मिला जुला रूप फसल है। इन सबके साथ किसानों और मजदूरों का श्रम भी सम्मिलित है। तो फसल क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा कवि नागार्जुन के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। सारे प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं हम एक साथ। गोपियों का मानना है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के प्रतिदान में स्वयं न आकर और प्रेम संदेश न भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय नीरस योग संदेश भेजकर गोपियों से छल किया है। तो यह प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है रस के अंग लिखिए। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यह प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मानवीकरण अलंकार, जब काव्य में जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं हम, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। दूसरा उदाहरण दे रखा है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो यह प्रश्न क्रमांक अपने 10 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होते हैं।
उदाहरण आप लिख सकते हो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। दूसरा उदाहरण भी दे रखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताई। तो यह प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा अपना। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, काव्य की परिभाषा एवं भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो काव्य की परिभाषा हो जाएगी, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के दो भेद होते हैं प्रमुख रूप से, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है अपना, नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में अंतर वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नाटक का आकार बड़ा होता है, एकांकी का आकार छोटा होता है। नाटक में पात्र अधिक होते हैं, एकांकी में पात्र कम होते हैं। नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक दर्शकों के मन पर बहुत सा प्रभाव छोड़ती है, एकांकी दर्शकों के मन पर एक ही प्रभाव छोड़ती है। तो 4 अंतर यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद में कहानी और उपन्यास में अंतर, तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में पात्र कम होते हैं, उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उपन्यास के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। कहानी को एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है, उपन्यास को पढ़ने में समय लगता है। कहानी में नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। 5 अंतर दे रखे, 2 अंतर आप लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 13 है, मन्नू भंडारी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखी। 2 रचनाएं, भाषा शैली। तो पहले मन्नू भंडारी को देख लेते हैं हम, 2 रचनाएं और भाषा शैली। ये मन्नू भंडारी की 2 रचनाएं हो जाएगी, आपका बंटी, मैं हार चुकी, महाभोज, एक कहानी हावी आदि। भाषा शैली, तो मन्नू भंडारी की भाषा शैली इस प्रकार है, मन्नू भंडारी ने बोलचाल की व्यावहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। आपने अपनी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। शैली में आपने अपनी रचनाओं में भावात्मक, वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक, संवाद, व्यंग्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग विषय के अनुरूप किया है। बस इतना ही लिखना था आपको। अथवा में यशपाल का था, तो यशपाल की 2 रचनाएं दे रखी है, इनमें से आप लिख सकते हो, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, खच्चर और आदमी, लेम्पसेट, दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। बहुत सारी रचनाएं यहाँ पर दे रखी, इनमें से 2 रचनाएं आपको लिखनी थी। उसके बाद में यशपाल जी की भाषा शैली, जो दूसरा पॉइंट था, उसमें आपको लिखना था, यशपाल जी की भाषा सहज सरल हिंदी की खड़ी बोली है, जिसमें देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरे व लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार आ गया है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी का प्रयोग बोलचाल के रूप में हुआ है। और शैली में यशपाल जी यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में वर्णनात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक व हास्य व्यंग्य शैली का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक 14 है, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, अथवा संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देखते हैं। सेनाई की दुनिया में डुमराव को याद करने के प्रमुख 2 कारण हैं। सेनाई बनाने में जिस रीढ़ का प्रयोग करते हैं वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसके सहारे ही सेनाई जैसा वाद्य बजता है। सेनाई की मंगल ध्वनि के नायब हीरा बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान डुमराव ही है, इसलिए सेनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा का उत्तर हो जाएगा, संस्कृत मानव और सभ्य मानव में अंतर। अपने ज्ञान और विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन करने वाला संस्कृत मानव कहलाता है, जबकि नए तथ्यों और आविष्कारों से परिचित होने वाला या लाभ उठाने वाला सभ्य मानव कहलाता है। दूसरा अंतर लिख सकते हो आप, संस्कृत मानव खोज करने वाला होता है, जबकि सभ्य मानव उपयोगकर्ता होता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, हवलदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे, अथवा भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। हवलदार साहब भावुक क्यों उठे, इसका उत्तर है, हवलदार साहब निराश थे कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं, इस बात से वे भावुक हो उठे। आत्मा में था, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद भगत ने पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भेजने का निर्णय किया, किंतु पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह कहती थी कि बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार होने पर पानी देने वाला कौन होगा, मेरे बाद आपकी देखभाल करने वाला कौन होगा। इसलिए पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, फूले ना समाना।
अथवा वाला है, दिए गए वाक्यों को पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। मोनी का भोजन बनाओ, तो इसका उत्तर हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य है। तो यहाँ आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद में दूसरा है शायद आज धूप निकलेगी, तो शायद लगा हुआ है तो इसलिए संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा ये। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। 16वें प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। मुहावरों के अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग आग बबूला होना, फूले ना समाना। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा आग बबूला होना। इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, मनोज छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है। दूसरा है फूले ना समाना, तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग बेटी के डॉक्टर बन जाने से शर्मा जी फूले ना समा पाए। प्रश्न क्रमांक 17 है गंतोक को मेहनतकश मजदूरों का शहर क्यों कहा जाता है, अथवा भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मेहनतकश का अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाले, बादशाह का अर्थ है अपनी मर्जी के मालिक। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ के लोग इस परिश्रम से घबराते नहीं हैं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त प्रसन्न रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहते हैं, या गंतोक को मेहनतकश मजदूरों का शहर कहते हैं। बादशाह की जगह आप मजदूर कर लें, प्रश्न में मजदूर आया था। अथवा में था भोलानाथ सिसकना क्यों भूल जाता है, तो यह उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भोलानाथ सिसकते सिसकते बाबूजी की गोद में बाहर आए। बाहर आते ही उसकी बाट जोड़ने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता है। भोलानाथ बाबूजी की गोद से उतर पड़ते हैं और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। अपने साथियों को देखकर वह सिसकना भूल जाते हैं। अब 3 नंबर वाले प्रश्न है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा मधु गुनगुनाकर कह जाता वाले पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आप देख सकते हो। संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम हम लिखते हैं, प्रसंग में किसके बारे में बताया गया है वो लिखते हैं, और व्याख्या में उसका अर्थ हम लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। संदर्भ, प्रसंग और ये व्याख्या। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा में बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनिसी महाभट मानी। तो यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाले पाठ से है, जिसके कवि हैं तुलसीदास। तो इसमें मैं आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी थी, एक आपको बता दिया है, इसकी आप स्वयं देख लें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। बाल गोविंद भगत मजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो इसमें संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या हम इसकी देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का। तो यह प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो जाएगा संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम आ जाएगा। तो पाठ जो है बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है, इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रसंग इस गद्यांश में बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का चित्रांकन किया गया है, और व्याख्या आपको दे रखी है। व्याख्या आप अपने शब्दों में और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए लिख सकते हो। मैंने भी यहाँ पर लिख रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 नंबर का प्रश्न आता है। संदर्भ लिखने पर 1 नंबर, प्रसंग लिखने पर 1 नंबर और व्याख्या लिखने पर 1 नंबर, 3 नंबर का। अथवा में आया था कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात होगी। तो ये संस्कृति वाले पाठ से है और इसके लेखक बदंत आनंद कौशल्यायन है, और प्रसंग और व्याख्या आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 था अपना प्लास्टिक के उपयोग के निषेध हेतु आकर्षक एवं सारगर्भित विज्ञापन बनाकर लिखिए। क्रमांक 20 के अथवा में नानी के घर से लौटने के पश्चात अपनी माता के साथ संवाद लिखिए। तो आप नानी के घर गए होंगे सकरात पर और वहाँ से आप लौटे होंगे, तो आपने अपने नानी से क्या बात करी उसे अपने माता के साथ में बताना है संवाद के माध्यम से। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 जो था पद्यांश था, इस पद्यांश को पढ़कर और उसके उत्तर आपको लिखने थे। और प्रश्न क्रमांक 21 का जो अथवा था वो गद्यांश है, तो गद्यांश सरल रहता है।
तो इसे देख लेते हैं हम। भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। शरीर को ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इसमें प्रश्न देखते हैं हम डायरेक्ट। तो पहला प्रश्न है, संतुलित आहार में किसका समावेश होता है? तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज का समावेश होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न था, असंतुलित आहार से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह रोग हो जाएंगे और ये मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह आदि रोग हो जाएंगे और ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न था, भोजन के सही समय पर सेवन का क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भोजन के सही समय पर सेवन से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यह प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 4 था अपना, गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? तो मुख्य विषय क्या है इसका? संतुलित आहार, है ना। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संतुलित आहार। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो टीसी वाली है ना, टीसी की जगह आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना था बस। तो ये हमारे चैनल पर भी डली हुई है। और उसके बाद में अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पिता को पत्र लिखिए, यहाँ भी डला हुआ है। और निबंध भी डले हुए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, मोबाइल पर आश्रित होता युवा, पर्यावरण संतुलन, तो स्वस्थ रहे जीवन, पुस्तकालय का महत्व, इनमें से एक निबंध आपको रूपरेखा सहित लिखना था। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों और साथियों, आज हमने प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का संपूर्ण हल देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा हमारे चैनल से प्राप्त होती रहे। जो भी प्रश्न इस प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इनको भी आप अच्छे से याद करें। जो आपको याद नहीं है, वो जो याद हैं उनका रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।